friends, today we will talk about our chapter 3 एज ऑफ रिवाइवल। इससे पहले हम अपने चैप्टर 2 कर चुके हैं। हमने इससे पहले चौसर किया है। मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखें। लाइन वाइज हम चल रहे हैं, कोई भी वीडियो स्किप ना करें, तभी आपको ये समझ में आएगा कि कैसे कैसे ब्रिटिश में इंग्लिश की ग्रोथ हुई थी, इंग्लैंड में इंग्लिश की ग्रोथ हुई थी। ओके, चैप्टर 3 एज ऑफ रिवाइवल। एज ऑफ रिवाइवल का पीरियड है 1400 टू 1550 AD, 1400 टू 1550 AD। ओके, अराइवल ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। फर्स्ट हम बात करेंगे अराइवल ऑफ प्रिंटिंग प्रेस की। तो यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस आई थी 1450 में। जॉन गुटनबर्ग use the principle help in the arrival of ideas of reformation। जॉन गुटनबर्ग जो थे, उन्होंने हेल्प करी थी रिवाइवल ऑफ इंफॉर्मेशन आइडियाज़ का। उन्होंने लिखना शुरू किया था 1450 में। कब आई थी प्रिंटिंग प्रेस, अराइवल ऑफ प्रिंटिंग प्रेस 1450। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस। इंक्रीज इन द लिटरेसी रेट, उसके वजह से लिटरेसी रेट में भी काफ़ी बढ़ावा हुआ था। पढ़े लिखे लोग एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देने लगे थे लोग। इंग्लैंड में 1476 विलियम कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस लेके आए थे इंग्लैंड में 1476। ओके, तो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस केम टू इंग्लैंड इन 1476। मैनी टाइम्स दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन नेट एग्जाम। ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। द नेक्स्ट इज रिफॉर्मेशन। द नेक्स्ट इज रिफॉर्मेशन। कैथोलिक चर्च के बारे में, क्रिश्चियनिटी को मानता है और बहुत ही रिजिड फॉर्म में प्रैक्टिस करता था। ओके, कैथोलिक चर्च बहुत ही रिजिड फॉर्म में क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता था। दिस रिफॉर्मेशन स्टार्टेड बाय मार्टिन लूथर। रिफॉर्मेशन किसने शुरू किया था? मार्टिन लूथर ने। ही वॉज अगेंस्ट द क्लर्जी। जो चर्च का जो हेड होता है उसके अगेंस्ट थे वो। उनके रूल्स, उनके जो रिजिड फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस था उसके वो खिलाफ था। एंड हु वाज गिविंग इंडल्जेंसेस ऑफिशियल पार्डन फॉर सिन। जो ऑफिशियली, मतलब जो भी हम गलती करते थे जाके वहाँ माफ़ी मांगो और मिल जाती थी ऑफिशियल पार्डन, वो माफ़ी देते थे फॉर सिन के लिए। तो उसके वो मार्टिन लूथर खिलाफ थे। ओके, तो मार्टिन लूथर ने एक लेटर लिखा, उसमें 95 पॉइंट्स मेंशन करे थे जो चर्च में गलत हो रहा था उसके बारे में थे। जर्मन में यह स्प्रेड हो गया था पूरा, जो उन्होंने लेटर्स लिखे थे 95 पॉइंट्स पे। स्विट्ज़रलैंड में स्प्रेड किया जॉन कैल्विन ने। ओके, तो ये आपको ये याद रखना है, जर्मन में इन्होंने स्प्रेड किया था मार्टिन लूथर ने, स्विट्ज़रलैंड में स्प्रेड किया था जॉन कैल्विन ने। ही स्प्रेड अनदर नेम ऑफ प्रोटेस्टेनिज्म कॉल्ड कैल्विनिज्म। उनका नाम कैल्विन था, इसीलिए जो उन्होंने इसी बात को स्प्रेड किया तो प्रोटेस्टेनिज्म के ऊपर, तो इसको बोला गया था कैल्विनिज्म। ओके, तो इसे प्रोटेस्टेनिज्म इसलिए कहते थे क्योंकि दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द करंट कैथोलिज्म। जो वहाँ की कैथोलिज्म जो था, उसके कैथोलिक चर्च जो रिजिड प्रैक्टिस थी उसके खिलाफ था, इसीलिए उसको प्रोटेस्टेनिज्म भी बोलते थे। प्रोटेस्ट करना मतलब किसी के खिलाफ जाना। ओके, द नेक्स्ट इज रिफॉर्मेशन में क्या हुआ? प्रोटेस्टेनिज्म का ही एक अनदर फॉर्म है जो जिसे हम कैल्विनिज्म कहा जाता है, जो जॉन कैल्विन ने दिया था। इसका अनदर रीज़न यह था कि प्लेग स्प्रेड हुआ था और 1/3 आबादी खत्म हो गई थी। ये हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में किया था। लोगों को लगा प्रे करने से, कैथोलिक चर्च के रूल मानने से क्या हुआ, वो गॉड हमें नहीं बचा पाए। इट इज़ ए मूवमेंट कंसर्न विथ रिलीजन और रिलीजियस प्रैक्टिस। सबको लगने लगा, लोग एजुकेशन की तरफ हुए कि क्या हुआ, हमने इतना रिजिड फॉर्म में क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया फिर भी भगवान हमें नहीं बचा पाए। ड्यू टू द रिलीजियस कंट्रोवर्सी प्रोज डेवलप हुआ इंग्लैंड में। अब तक हम पोइट्री की बात कर रहे थे, चौसर, जितने भी राइटर्स थे उन्होंने पोइट्री फॉर्म में लिखा था। अब प्रोज डेवलप हुआ था इंग्लैंड में। कब हुआ था? रिफॉर्मेशन के टाइम पे। कैथोलिक चर्च इज ए ब्रांच ऑफ क्रिश्चियनिटी। कैथोलिक चर्च क्या थी? इट इज़ ए ब्रांच ऑफ क्रिश्चियनिटी। द नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इवेंट्स इंग्लैंड में कब शुरू हुए? द नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इवेंट्स इंग्लैंड में कब शुरू हुए? ओके, तो वॉर ऑफ रोजेस 2 थे। वॉर ऑफ रोजेस स्टार्ट हुआ था
1455 to 1485. You have to remember these dates. Many times these dates are asked in the NET exam, so you have to remember. War of Roses 1455 to 1485, टू फैमिलीज के बीच में था वो. कौन सी फैमिलीज थी? हाउस ऑफ यॉर्क, वाइट रोज बोलते थे जिसे, एंड द हाउस ऑफ लैनचेस्टर, रेड रोज बोलते थे. ओके, रेड रोज बोलते थे. दोनों कजन थे, हाउस ऑफ यॉर्क और हाउस ऑफ लैनचेस्टर. हेनरी 7 थे, विन हुए थे. हेनरी 7 है हाउस ऑफ लैनचेस्टर के का, लेकिन शादी की हाउस ऑफ यॉर्क की बेटी से. हेनरी 7 ने शादी किससे की? हाउस ऑफ यॉर्क की बेटी से. ओके, तो ये पॉलिटिकल इवेंट्स शुरू हुआ था. अब इसमें टूडर फैमिली आती है. टूडर फैमिली कंबाइंस द वाइट रोज ऑफ यॉर्क एंड द रेड रोज ऑफ लैनचेस्टर. दोनों को कंबाइन करके बना ना, दोनों ने शादी करी. तो इसी डायनेस्टी में हेनरी 8 जो होंगे आगे, जिसकी 6 वाइफ्स होएगी. ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे. देन हेनरी 8 का सन एडवर्ड 5 भी होएगा, वो सिकनेस हु डाइड एट ए वेरी यंग एज, वो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. हेनरी 6 के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसने शादी की है हाउस ऑफ यॉर्क की बेटी के साथ. ओके, तो कब 14 हेनरी 7 1485 टू 1509 इन्होंने रूल किया था. कब इनका रूलिंग पीरियड था? 1485 टू 1509. ओके, ही बॉट पीस टू इंग्लैंड, उन्होंने शांति कायम करी थी इस टाइम पे. ही इंक्रीज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंग्लैंड विच वाज डिवास्टेड ड्यू टू वॉर. जो वहाँ पे त्रासदी मची थी वॉर के टाइम्स पे, वॉर ऑफ रोजेस हुआ ना, दोनों फैमिली के जो वॉर को बोलते थे उनको क्या बोलते थे? वॉर ऑफ रोजेस बोलते थे. ठीक है, तो उसको उन्होंने फिर से ठीक किया. ही आल्सो सेंड स्कॉलर टू इटली, वो स्कॉलर्स भेजते थे, पढ़े लिखे लोगों को इटली भेजते थे, टू लर्न ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेजेस, ताकि वो ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज पढ़ के वहाँ से आए और यहाँ पे इंग्लैंड के लोगों को भी एजुकेट करे. इन दिस इंग्लैंड बिगेन टू टेक इंटरेस्ट इन द क्लासिकल लिटरेचर. हेनरी 7 के पीरियड पे इंग्लैंड ने क्लासिकल लिटरेचर में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था. क्लासिकल लिटरेचर ऑफ इंग्लैंड एंड रोम. बिगनिंग ऑफ इंग्लिश रेनेसा, रीबर्थ. इस टाइम पे हेनरी 7 के टाइम पे कौन सा पीरियड बोला जाता है? बिगनिंग ऑफ इंग्लिश रेनेसा. रेनेसा का मतलब होता है रीबर्थ. ओके, और गवर्नमेंट स्टेबल हुई थी, एक गवर्नमेंट हेनरी 7 की स्टेबल हुई थी. उसके बाद में आता है हेनरी 8, उनका जो नेक्स्ट वारिस था, उनका बेटा हेनरी 8. 1509 टू 1547 इनका टाइम पीरियड था. 1509 टू 1547. He married 6 times because he wanted a son and he was not able to get some son from his previous wife. उसने 6 बार शादी करी थी, उसको बेटा चाहिए था. उसकी पहले वाली पत्नियों से उसको बेटा नहीं हो रहा था, तो इसलिए उसने 6 टाइम शादी करी थी. ओके, तो फर्स्ट वाइफ थी उनका नाम था कैथरीन, क्वीन ऑफ आर्गन. ये कौन थी? क्वीन ऑफ आर्गन. ठीक है, फर्स्ट वाइफ ऑफ हेनरी 8 थी क्वीन ऑफ आर्गन. शी गेव बर्थ टू डॉटर, उन्होंने एक लड़की को जन्म दिया था जिनका नाम था मैरी. ब्लडी मैरी बोला जाता था जिन्हें. रोम में जो पोप रहता था वही माना जाता था उस टाइम पे. तो उसने अलाउ नहीं किया कैथरीन को छोड़ने के लिए. उस टाइम पे 1 मैरिज का सिस्टम था, उसने बोला कि नहीं आप नहीं छोड़ सकते. हेनरी 8 को लड़के के चक्कर में उसे छोड़ने पड़ा. ओके, द नेक्स्ट इज 1534. फर्स्ट एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी पास किया हेनरी 8 ने, जिसमें उसने बोला किंग इज द ओनली सुप्रीम हेड ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड. उन्होंने बोला कि पोप का कोई रूल नहीं चलेगा, मैं ही सुप्रीम हेड हूँ. तो ये बात कब बोली थी? 1534. यू हैव टू रिमेंबर दिस डेट. 1534 फर्स्ट एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी पास हुआ था, जिसमें बोला गया था कि किंग इज द ओनली सुप्रीम हेड ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड. पोप का अब कोई भी अस्तित्व नहीं रहा था इंग्लैंड में. जो रोम के जो पोप थे, जो चर्च में सबसे बड़ी चर्च में बैठते थे, उनका कोई रोल नहीं रहा था. With this, there is a separation of Roman Catholic Church in England, and King Henry VIII started Anglican Church. King Henry VIII ने स्टार्ट की थी एंग्लिकन चर्च. एंग्लिकन चर्च का मतलब होता है चर्च ऑफ इंग्लैंड, जहाँ किंग इज द हेड, नॉट द पोप. ओके, यहाँ पे
किंग इज द हेड नॉट द पोप। हम अब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। दिस आफ्टर दिस ये हम नेक्स्ट क्लास में अपना करेंगे। क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं लास्ट चैप्टर्स के। विच ऑफ द फॉलोइंग टेल इज इन प्रोस। विच ऑफ द फॉलोइंग टेल, मैंने आपको बताया था नाइट टेल इज इन पोएट्री एंड द नाइट टेल इज द फर्स्ट टेल और पार्सन टेल इज द लास्ट टेल। तो प्रोज में कौन सी लिखी गई थी? द पार्सन टेल। द नेक्स्ट इज हु टेल्स द टेल ऑफ मेलिबस इन कैंटरबरी टेल। टेल ऑफ मेलिबस किसने बोली थी? तो आंसर इज चौसर। आंसर इज चौसर। ये एक बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। चौसर ट्रायलस एंड क्रिसिडा इज रिटन इन, किस में लिखा गया है? राइम रॉयल में लिखा गया है। मैनी टाइम्स इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस दिस, तो यू गो एंड वॉच माई वीडियो। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी फॉलो कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज 15th। द फर्स्ट पोएम इन इंग्लिश टू यूज हीरोइक कपलेट इज द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। द फर्स्ट पोएम इन इंग्लिश टू यूज हीरोइक कपलेट किसने कौन से पोएम में यूज किया गया है? द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। द नेक्स्ट 16th इज हु अमंग द फॉलोइंग सेड अबाउट चौसर प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स दैट हियर इंडीड इज गॉड प्लेंटी। गॉड्स प्लेंटी किसने बोला था ये बात? ड्राइडन ने। किसने बोला था? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेनी टाइम्स दिस विल आस्क। okay, so you have to remember this. The next is the author of Piers the Plowman is, ये हमने अपने लास्ट क्लास में किया है, is William Langland. William Langland. The next is 18th. Which of the following poems did Chaucer dedicate to Gower? ये भी हमने कल किया था, ट्रायलस एंड क्रिसिडा। चौसर ने डेडिकेट किया था अपने फ्रेंड को, गोवर को। ओके, द गोवर रोट इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम। उन्होंने कौन सी लिखी थी? ये हम सब अपना डिस्कस कर चुके हैं, आप इजीली आंसर कर सकते हो। तो प्लीज़ गो एंड वॉच माई वीडियो इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द आंसर्स। द नेक्स्ट इज कन्फेसियो एमेंटिस। कन्फेसियो एमेंटिस। द 20th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम ऑफ गोवर इज इन फ्रेंच। फ्रेंच में कौन सा है? स्पेकुलम मेडिटेंटिस। स्पेकुलम मेडिटेंटिस। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ गोवर इज इन लैटिन। लैटिन में कौन सा लिखा है? वॉक्स क्लेमेंटिस। वॉक्स क्लेमेंटिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ गो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। मैं आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों का सिलेबस आपका नेट के एग्ज़ाम तक दिसंबर तक करवाने की कोशिश पूरी करूँगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।